अब आपके पास एक टर्म मैंने ऊपर लिखवाई, हेडिंग लिखवाई, स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ये कौन सा शब्द है, इसको पूरे 2 साल केमिस्ट्री में मैंने क्या नाम देना है, ये किस चीज को बोलना है? केमिकल इक्वेशन में जितने भी नंबर्स होते हैं उसको स्टोइक्योमेट्री कहते हैं। ये नंबर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का है, इसको स्टोइक्योमेट्री नहीं कहते। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में जो आप नंबर्स लेके आते हो या पहले से जो नंबर्स हैं, दिस इफ आई एम रेफरिंग टू दीज नंबर्स, इफ आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू दीज नंबर्स, या इन्हीं के ऊपर अगर मेरे को ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है, यही से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस टॉपिक को मैं बोलती हूं स्टोइक्योमेट्री। आगे आने वाले पूरे 1.5 साल में किसी भी चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको होगा अच्छा तो वही है स्टोइक्योमेट्री वाले जो फर्स्ट चैप्टर में किए थे या जो तब किए थे 11th के सम बेसिक वाले चैप्टर में। तो स्टोइक्योमेट्री बिलोंग्स टू रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इसीलिए मेरे को मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट आधा बांट के आप लोगों का लेना पड़ा कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक स्टोइक्योमेट्री का कोई तुक नहीं बनेगा। और जिसका भी टेस्ट अच्छा नहीं हुआ प्लीज घर जाके उसे दोबारा करिए, क्योंकि मेरे को वो यहां चाहिए होगा। ठीक है, चलिए। तो क्या मतलब है स्टोइक्योमेट्री में, क्या ढूंढते हैं? बैलेंसिंग से। स्टोइक्योमेट्री मींस नंबर्स यूज्ड इन बैलेंसिंग ऑफ एनी इक्वेशन, वो मतलब होता है स्टोइक्योमेट्री का। तो अब अगर मेरे को अगेन न्यूमेरिकल्स करने हैं, 4 सेट्स हैं, वो 4 सेट्स पे पूरी एक डीपीपी है, उस डीपीपी तक आज हम पहुंचेंगे। देयर इज नो थ्योरी एट ऑल। मैं पहले टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स करा के फिर डीपीपी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगी। सारे न्यूमेरिकल आपकी कॉपी में होने चाहिए, दे आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिसके बाद आप कभी भी चाहो स्टोइकियो को रिवाइज कर सकते हो। स्टोइकियो को रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ 3-4 न्यूमेरिकल्स आने जरूरी हैं बस। यही दिशा आ जाओ, अनन्या के पास, इतना दूर ना जाओ, आ जाओ। सो उस 3-4 क्वेश्चंस को हम अभी बहुत स्लो स्पीड से करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी इच्छा है स्टोइक्योमेट्री को मैं पूरा हफ्ता चला दूं, ताकि इस हफ्ते आपको कोई टेस्ट और ना देना पड़े, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री का भी मैं टेस्ट लूंगी। तो लेट्स सी, आई डोंट वांट टू फिनिश इट फास्टर, ताकि आपको टाइम मिल जाए। सो स्टोइक्योमेट्री में मेरे को क्या करना है, पहला सेट ऑफ न्यूमेरिकल आता है मास मास रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहां लगाने वाली हूं, बैलेंसिंग वाली बात। तो उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी है, जैसे ये वाली, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अब आपको मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको क्या बोलना है, यही अगर आगे आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट। मैंने बोलना है भाई मोल कॉन्सेप्ट लगाओ इस पे। क्या मतलब है मोल कॉन्सेप्ट का? मतलब है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लिए पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl लगेगा, लेके आइए, जिससे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चेक, इज इट बैलेंस्ड? कि मैं ऐसे ही गलत बोल गई? बैलेंस करने के बाद आपको बोलना होता है कि आई नो इफ दिस इज बैलेंस्ड, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए इतने मोल HCl ले आओ, रिएक्शन हो जाएगा। लैब में जब आप जाएंगे आपको कहा जाएगा इस सॉल्यूशन का 5 ml ही डालो, ज्यादा डालोगे तो गड़बड़ होगी, कम डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को पूरी तरह रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए मेरे को? 2 मोल कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। तुमने अगर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए आज की डेट में, हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस के लिए ये है। अगर मेरे को कहीं पर मेजर करना है कि एक्वागार्ड में या जो आप RO लगाते हैं उसमें उसकी मेरे को फिल्टर की वैल्यू क्या सेट करनी है, उसके लिए पहले मेरे को देखना पड़ेगा जो टैप वाटर आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट है। उसके लिए मैं HCl टेस्ट करने के लिए लाऊंगी, जितना HCl खपा उससे निकालूंगी कितना कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपके टैप वाटर में जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट आया उसको रिएक्ट करने में 2 मोल HCl लग गए, इसका मतलब पक्का उसके अंदर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको छानना है, मेरे फिल्टर का साइज ये। दिस इज व्हाट आई नीड। ये है स्टोइक्योमेट्री जो मुझे आगे तक चलानी है। क्लियर है सबको ये बात? अब जरा इसको नोट करिए आप इस क्वेश्चन को, ताकि मैं आपको फिर समझा सकूं। कुछ लोगों को नोट करते करते समझ आ जाएगा। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मास मास रिलेशनशिप इस क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आएगा। कैलकुलेट हाउ मच ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड
is produced if 50 gram of calcium chloride is reacted. दोनों के ग्राम्स हैं माधव, जिसका पूछा है उसका भी ग्राम पूछा है, जिसका दिया है उसका भी ग्राम दिया है, इसलिए मास मास रिलेशनशिप। ग्राम दे के ग्राम पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे मास मास रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नोट हो गया हो तो सिर्फ समझें, क्योंकि सारी क्लास इसी पे आज। सबसे पहला काम, आई शुड हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो बाई चांस मैंने ऊपर लिख रखी है, राइट। यहां पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मेरी लिखी हुई है कि कितने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड यहां प्रोड्यूस हुआ अगर मैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेकर आई तो। एक चीज का मास देके दूसरी चीज का मास पूछा हुआ है, दिस इज मास मास रिलेशनशिप। सो अब सबसे पहला काम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे आप क्या लगा रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेके आते तुम तो उससे कितने मोल CaCl2 होता? 1। ये है बस पिछला मोल कॉन्सेप्ट, ये काम देगा मेरे को, यहां और कुछ नहीं। जैसे ही ये मेरे पास आया वैसे ही अब मेरे को पता है दिस शुड बी द आइडियल थिंग, बट मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है? 50 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट का लास्ट टाइम भी मैंने मोलर मास थोड़ा सा याद सा करा दिया था, 100 होता है। तो 50 ग्राम पे तो तड़ाक से तुम 0.5 मोल पे तो आधे मोल पे तो 1 सेकंड में पहुंच जाओगे। मैंने चाहे लंबा चौड़ा लिख दिया जी, कैलकुलेट मोल्स। ये है मेरा मोल कॉन्सेप्ट का जो मैंने लास्ट क्लास तक पढ़ाया है, ये काम आना है बस। हर चैप्टर में इतना ही काम आना है कि मोल्स निकालने आने चाहिए। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के जो रिएक्ट करने हैं मेरे को पूरे। 0.5 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितना मेरे को रिएक्ट हो गया तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा बच्चों? 1 मोल। 1 मोल से 1 मोल, 0.5 से 0.5, तो 0.5 बनेगा बस। तो फिर अब मुझे क्या करना है? 0.5 कैल्शियम कार्बोनेट से 0.5 ही कैल्शियम क्लोराइड बना, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का मास होता है इतना, 0.5 का कितना? दैट इज माय आंसर। मेरे को समझाने में 5 मिनट लग गए, तुम लोग करने में इतनी देर नहीं लगाओ। सीधे मोल कॉन्सेप्ट से तुमको बताना है इतने से इतना। दिस इज मास मास रिलेशनशिप। किसी को कुछ समझ ना आया हो यहां पे? मुझे ये चीज पता चल गई है कि जो तुमने मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट दिया था वो आधा मोल है, 1 नहीं। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मेरे को पता है 1 मोल दिया होता तो 1 मोल बनता, आधा मोल दिया है तो कितना बनेगा? आधा मोल। लेकिन पूछा मोल में नहीं है, पूछा अमाउंट है, तो इसके आधे मोल का ग्राम्स निकालना है। 1 मोल का कितना ग्राम होगा? मैं निकाल लूंगी 40 प्लस 35.5 इंटू 2। 1 मोल में 111 ग्राम्स, आधे मोल में कितने ग्राम? मैंने दे दिया आंसर। दिस इज हाउ मास मास रिलेशनशिप विल वर्क। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? मास और वॉल्यूम, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक चीज का मास देके दूसरे का मास नहीं पूछ रहे, दूसरे का वॉल्यूम पूछ रहे। और वॉल्यूम को लेके हमने एक ही बात की है, किसी भी गैस का एट एसटीपी वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स। ये मुझे पता है, बट एट एसटीपी वो ध्यान रखना है, ठीक है? तो सिर्फ क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद सॉल्व खुद करेंगे मेरे से समझने के बाद। मेरी सॉल्यूशन बहुत लंबी होगी, आपकी बहुत छोटी होगी, मैं सबको साथ मिला के चलूंगी। तो सबसे पहला काम है आपको इक्वेशन आनी चाहिए। आपको दिक्कत क्या आएगी? हमें रिएक्शन नहीं आता। अब क्वेश्चन हम जो पास्ट ईयर के लेके आएंगे उसमें रिएक्शन होगा, वो होगा शायद 7वें चैप्टर से 10वें चैप्टर से, जो आपने नहीं पढ़ा। तो जहां इक्वेशन आपको नहीं पता हम देंगे, लेकिन जो इक्वेशन आपको क्लास 10th से पता है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में जो रिएक्शन आप पढ़ के आए हैं, ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन आप पढ़ के आए, वो आपसे एक्सपेक्टेड होंगे। नए रिएक्शन सारे इस चैप्टर में तो हम देंगे, आगे आगे आपके सिलेबस में वैसे ही आते जाएंगे। सो अब मुझे पता है जी कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराया तो ये इक्वेशन होती है। अब मुझसे क्या पूछा है? वही 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब तो आदत हो गई, 50 ग्राम का मतलब क्या है? आधा मोल। आधा मोल अगर मैं लेके आती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट तो कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा? तो भी नीचे देखने की भी जरूरत नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड? 1 मोल। आधे मोल से कितना? आधा मोल। आधे मोल का वॉल्यूम कितना? 11.2 लीटर्स। दैट शुड बी योर आंसर। मैंने भी कोशिश तो वही की।
सो जितनी देर तुमको क्वेश्चन नोट करने में लगी होगी उतनी देर सॉल्व करने में नहीं लगेगी। अगर स्टोइकियोमेट्री का मतलब पता है, अगर बैलेंसिंग आती है, इक्वेशन है, नाम खतरनाक से घबराए ना, इक्वेशन आपके पास है, तो दिस इज स्टोइकियोमेट्री। मोल मोल बस सीधा आपने करते जाना है। ये आ गया सबकी कॉपीज में क्वेश्चन, सॉल्व तो खुद ही कर लेंगे घर पे मुझे लगता है, ठीक है। पता है बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 मोल HCl से 1 मोल CO2 बन रहा है, और मेरे को यहाँ 36.5 ग्राम दिया है, वो कितने मोल है? 1 मोल। 2 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा? आधा। आधे का वॉल्यूम क्या होगा? 11.2 लीटर्स। मूवी क्लियर है? सो अब ये क्वेश्चन का तो सोल्यूशन भी मैंने ना प्लान कर रखा था, पता था नौबत आएगी नहीं, अंदाजा यही था। तो ये आपको, ये कौन सी रिलेशनशिप बोलूं मैं? ये भी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। 1 का मास देके आपको 1 का वॉल्यूम पूछ लिया, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा स्टेप करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की वैरायटी में। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप अगर मेरी क्लास दे दे बिना मेरे कराए तो नोट करने की भी जरूरत नहीं, इसको DPP है ना। अगर आप ओरली देना चाहे तो डोंट नोट इट। इतना O2 लगेगा अगर मेरे को 1 मोल मीथेन को कंप्लीटली बर्न करना है। एक मोल के लिए कितना O2 चाहिए? 2। किसी ने बैलेंसिंग को हल्के में ले लिया, 2 नहीं लिखा, उसका आंसर 22.4 लीटर्स आएगा और 4 ऑप्शन में मिलेगा सर। बैलेंसिंग के बाद दिख रहा है इसके 1 मोल के साथ इसका 2 मोल, दे ही मैंने क्वेश्चन में आपको साफ तौर पे रखा है 1 मोल। 2 मोल O2 का वॉल्यूम क्या होगा एट STP? 44.8 लीटर्स। ये छोटे छोटे वर्बल न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ ये बताने के लिए व्हाट डू आई मीन बाय दिस व्हेन आई से वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। एक का वॉल्यूम दे के दूसरे का वॉल्यूम पूछा हुआ हो, हालांकि यहाँ मैंने वॉल्यूम नहीं दिया, मैं चाहती तो वैसे बेटर होता, यहाँ ये लिख देती 22.4 लीटर मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितना O2 चाहिए बजाय 1 मोल के। क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब यही है कि मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ, एक का वॉल्यूम देके दूसरे का वॉल्यूम पूछ रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसके अंदर, ये भी हो जाएगा। तो ये था एक रोड मैप कि आपको 3 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। अब इसमें ये तो सिर्फ पढ़ाने के लिए थ्योरी थी, अब इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं मैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मुझे नहीं पता ये DPP में है कि नहीं है, बट मेरे पास है तो मैं आपको करा रही हूं। अप्रोच सीखिएगा आप ऐसे क्वेश्चंस की क्या होनी चाहिए, राइट। अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप कर लोगे। अप्रोच सीखनी आपको जरूरी होगी। तो इसकी अप्रोच क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड व्हेन इतने ग्राम ऑफ NH4Cl इज डिकम्पोज्ड। अब हम यही नर्वस हो जाते हैं, तो सुनी हुई इक्वेशन नहीं है, देखी हुई इक्वेशन नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट दी होती तो हम कूद पड़ते, मीथेन दिया होता हम वो भी कर लेते। डोंट एक्सपेक्ट दिस। अब सिर्फ एक ही चीज मैं आपको डरा सकती हूँ, कुछ नया इक्वेशन। मोल कॉन्सेप्ट में तो नहीं डरा सकती। सो अब उसमें आऊं तो इक्वेशन आज मैंने दे दी आपको। जैसे जैसे आप आगे की 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे इक्वेशन देना बंद होता जाएगा, आज मैंने दी है आपको। तो ये इक्वेशन क्या कहती है? NH4Cl को मैंने NaOH के साथ मिला के डिकम्पोज किया तो उससे अमोनिया बनता है। बाकी का रिएक्शन मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ, ये मेरे को धीरे धीरे केमिस्ट्री आ जाएगी तो आदत हो जाएगी कि हाँ NaCl और H2O भी बनते हैं इसके अंदर। स्लो स्लो आप देखोगे जब भी कोई सॉल्ट ब्रेक होता है तो उसमें वाटर बनता है, ठीक है। वो स्लो स्लो आगे की केमिस्ट्री आपको बता देगी। मैंने रिएक्शन दे दिया, अब कोशिश करो आंसर की, थोड़ा लेंदी होगा। 1 0.01 आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर। आप देखिए 53.5 इसका मोलर मास मैंने लिख दिया और यहां हमने 535 ग्राम्स दिया है। तो आपको पता है, आपको कैलकुलेशन में ट्रैप नहीं किया, आपको सिंपल रखा गया है यहां। तो एनीवन जिसको नहीं आया हो मैं कर दूं पूरा। यहां मुझे दिख रहा है 53.5 माने 1 मोल। 0.535 का मतलब क्या होगा बच्चों? डिवाइड कर दो 53.5 से, कितने मोल्स? 0.01 मोल्स इज गिवन टू मी। मेरे को गिवन 0.01 मोल्स है और उसमें पूछा गया है कि मुझे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितने बनेंगे?
सीधे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। इसमें तो मेरे को पेन भी नहीं उठाना चाहिए था, बट मैंने क्यों उठाया, मेरे को नहीं आ रहा था, मैंने सोचा उठा लेती। आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, मैंने उठा लिया। आपको शायद वो भी नहीं उठाना पड़ा। अगर मैं मोलर मास ना देती तो शायद आपको 2 मिनट लगते, आप पहले मोलर मास कैलकुलेट करते बस। तो कर पाते हो कि नहीं? बिना मेरी मदद के, फिर मदद तो नीचे है ही। सिर्फ इसमें चांस है एक ही होने की। बैलेंसिंग तो मैं नहीं मान रही कि आप गलत करोगे। चेक, मैं कहां गलत हूं मुझे बताइए। वन बाय 4 वाले बताएं मेरी गलती, या जो भी 1/4 वाले बता दे मेरी गलती। अब देखो भाई, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का मतलब, अगर मैं सिंपली मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करती, 1 मोल हाइड्रोजन गैस से कितने वाटर प्रोड्यूस होते? बैलेंस्ड है, पहले तो चेक कर लो। अब मेरे को 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी है, 1 ग्राम को 1 से नहीं डिवाइड करना। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा 2, तो 2, तो ये कितने मोल हुए? हाफ मोल। हाफ मोल से हाफ होगा, Na/2/4 के लिए कोई लॉजिक तो लगा होगा। कहां से आ रही है बस? हाँ, क्यों लगाए H2 पे 2? हाँ, अच्छा, तो भी Na/2 आएगा। तुम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात तो वहीं आ जानी है ना। तुम्हें बोला तो 1 ही ग्राम है, हाइड्रोजन गैस का तो 1 ही ग्राम है, ठीक है, तुम कर लो यहां पे। और ये गुड डाउट, अगर तुम यहां पर 1 ही लगाते तो तुम्हें ये करनी पड़ती बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग। इसमें तुम क्या निकालते? फाइनली तो आधा मोल ही निकालते। 2 मोल से 2 बन रहे हैं, आधे से आधा बन रहा है, किधर से लॉन्ग में 4। तो बैलेंसिंग बिंदास करो जो करनी है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, 1 मोल से कितना बन रहा है तो आधे मोल से कितना बनेगा। तो जो भी बाय 4 वाली गलती थी, ये सिर्फ मैं इसको ये दिखाना चाह रही हूं, आप इसमें मोल कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करेंगे। वो हमने बहुत स्ट्रांग किया है और उस टेस्ट के बाद और स्ट्रांग हो गया होगा। आप कॉमन सेंस में गलती करेंगे, सिर्फ कॉमन सेंस। बैलेंसिंग इज कॉमन सेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो बैलेंसिंग हुई या ये 2 + 2 5, यही 2 तरह की गलतियां होनी है आपसे। और गलती होए तो लेके जरूर आना मेरे पास। इक्वेशन ये वाली आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में दे रखी है, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, कि एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, वो एसिड से भी रिएक्ट करता है, वो बेस से भी रिएक्ट करता है। बट आज मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रही, लेकिन अब से करूंगी। ये इक्वेशन आपके पास होगी, बैलेंसिंग होगी, तो आप कुछ कर पाएंगे। डू इट, आई एम वेटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्कूल पेपर्स का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। डू इट। पहले बैलेंसिंग चेक कर लेना बच्चों, उसमें शायद ही पेन उठाना पड़ेगा। अगर किसी को एल्यूमिनियम का मोलर मास चाहिए तो मैं दे सकती हूँ 27 ग्राम। हाँ, जरूरत है नहीं, ट्रू। दोनों केसेस में दिखाई दे रहा है 2 मोल एल्यूमिनियम से 3 मोल H2, उसमें भी 2 मोल एल्यूमिनियम से 3 H2। दोनों में अगर मेरे को पता है सेम मोल्स लेके सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस निकलना है तो रेशियो शुड बी 1:1। 1 मिनट का एक क्वेश्चन, लेकिन स्कूल पेपर में आ गया तो क्या लिख के होगे? ऑब्वियसली 1:1, चार्टा निकल के आएगा वहां से। ऑब्वियसली क्या होता है, सॉल्व करके देना पड़ेगा। पहले निकालोगे एल्यूमिनियम के मोल्स कितने, फिर निकालोगे अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट। 2 मोल से 3 मोल H2 गैस होती थी तो इतने मोल से कितनी। दोनों केसेस में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस सेम आएंगे तो वॉल्यूम भी सेम आएगा। दैट्स व्हाई रेशियो इज 1:1। किसी को नहीं क्लियर हुआ तो टेक योर टाइम। बस यही असली मुद्दा है, क्या ये बैलेंस्ड है? चेक करो, यही असली मुद्दा है। जो पिछली इक्वेशन में तो बैलेंसिंग नहीं मारे गए। हाँ, हमारी अटेंशन क्या है, हमें सब कुछ दे दिया रेडीमेड। अब अटेंशन क्या होनी चाहिए? चेक तो करो जो दिया है उसकी बैलेंसिंग है कि नहीं। चेक कर लो भी बैलेंसिंग है कि नहीं। देखो ऊपर वाले में 2 एल्यूमिनियम 6H 6H, 1 सल्फेट, अरे क्या बात कर दी। हाँ, 3 सल्फेट 3 सल्फेट। ऊपर वाली तो देखो बैलेंस्ड है। अब नीचे वाली पे आते हैं, 2 सोडियम 2 सोडियम,
एल्यूमिनियम दो, ठीक है, OH दो, OH, ओ भाई किधर बैलेंस्ड है ये, बैलेंस कराएं कृपया। सेकेंड इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस कराइए, मैं देख लूं कंप्लीट भी है कि नहीं, ये इक्वेशन कंप्लीट भी है कि नहीं। ये DPP में क्वेश्चन मिलेगा वैसे, बट आप अभी उसमें मत उलझिए, बैलेंस कराइए। कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें, NaOH प्लस एल्यूमिनियम। अब करना बच्चों बैलेंस, अब करना, रिएक्टेंट साइड में वाटर ले आए तो इक्वेशन बहुत सारी है, मुझे भी देखना 10th क्लास की NCERT में कौन सी दे रखी है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, Na2AlO2 थी क्लास 10th में, अब थोड़ा सा हमने ना बदल दी इक्वेशन। क्लास 10th वाली इक्वेशन याद करो, वैसे तो ये होता है वो 10th में तो तुम्हें बस, और एनीवेज उससे करना ये, ठीक है, कर लोगे, खुद दिख रहा है मेरे को बड़े आराम से। बैलेंसिंग दोबारा करना, मैं अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला लाके आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही, स्लो स्लो करेंगे, कर लेंगे आप लोग, इशू तो नहीं आएगा। ये आपके नॉन रिएक्शंस थे। अब आ जाइए, थोड़ा कुछ नया सुनते हैं, करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, आपको मैंने रिएक्ट, और आपको ये कॉन्फिडेंस दिख गया होगा, आपको रिएक्शन मिल जाएगा, बहुत जल्दी बता लोगे। तो कुछ अब नया करें, इसमें जो ट्रबल आती है, जितना भी मोल कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे करा के आई हूं, जो हमने लास्ट क्लास तक की है, वहां एक चीज को हमने अभी नहीं हाथ लगाया था, जो आज के लिए ही रखा हुआ था, रिएक्शंस पे अप्लाई होता है। वी ऑल नो एट STP किसी भी गैस के वॉल्यूम को आप कमेंट कर सकती हैं रिगार्डलेस ऑफ द साइज। और एक दिन क्लास में बात भी हुई थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप लोग होमवर्क में ढूंढ के आओगे, क्या करना है। स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 bar एंड आई नो अप्रोक्सीमेटली 1 bar इज इक्वल टू 1 atmosphere. It is also equal to how much millimeter Hgs? 760 millimeter Hgs, 760 torr और 10 की पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। आई होप सबको ये याद है। अब टेम्परेचर पे उस दिन थोड़ी बहस हुई थी, या आप लोगों के नए नए आंसर्स आए थे, टेम्परेचर क्या होता है। तब मैंने कहा था टेम्परेचर ढूंढ के आइएगा, किसी ना किसी 10th क्लास के चैप्टर में जनरल साइंस में कभी बताया हो, नहीं बताया हो तो मैं अब बता रही हूँ। टेम्परेचर STP 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, 273.15। उस दिन शायद किसी ने भी 0 डिग्री नहीं बोला था, 21 डिग्री आ रहा था, 25 बोला था, गुड। सो एक होता है, अक्सर लोग रूम टेम्परेचर रिपोर्ट करते हैं, राइट, 25 डिग्री। लैब के सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए कहा जाता है जनरली टेम्परेचर शुड बी कंसिडर्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे कहते हैं SATP, स्टैंडर्ड एम्बियंस टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि आपके लैब की स्टैंडर्ड एम्बियंस ये होनी चाहिए कि 25 डिग्री टेम्परेचर हो और प्रेशर इतना। तो हम SATP की बात नहीं कर रहे, ये एवोगैड्रो लॉ है, ये सिर्फ STP पे एप्लीकेबल है। तो SATP वो एम्बियंस वाला नहीं लगाना, STP मतलब टेम्परेचर हैज टू बी 0 डिग्रीज। अब इतनी देर से हम 2-3 दिन से हम लगे पड़े, किसी भी गैस के वॉल्यूम पे मैं कमेंट कर सकती हूँ 0 डिग्री पर कितना होगा, बट अगर मेरे से कोई बदल के टेम्परेचर और बदल के प्रेशर पे पूछे, अब बताओ O2 का वॉल्यूम कितना होगा, क्या हम ये बात जानते हैं गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर से इफेक्ट होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाइए तो वॉल्यूम बढ़ता है, राइट, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। यही वजह है गर्मियों में गाड़ी के टायर में हवा थोड़ी सी कम रखी जाती है।
तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस फैलती है। यही वजह डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स के लिए ऊपर लिखा होता है स्टोर एट ए कूल प्लेस। कभी आप उसको धूप में रख के देखिए उस बॉटल को, उसकी सील ब्रेक होगी और वहां से सारी परफ्यूम लीक हो जाएगी, क्योंकि धूप में उस गैस को क्या मौका मिला, जो जबरदस्ती लिक्विफाई करके एक बॉटल में बंद करके आपको दे रखी है। जस्ट प्रेस द नोजल, आप जैसे ही नोजल प्रेस करते हैं उसके ऊपर से वो ढक्कन हट जाता है और गैस दौड़ के बाहर निकलती है एंड यू यूज इट फॉर योरसेल्फ। अगर आपने उसको रख दिया धूप में गर्म जगह पे तो क्या होगा, गैस बीइंग गैस वो रास्ता ढूंढ लेगी, बॉटल टूट जाएगी। बॉटल बड़ी मजबूत बना रखी है, टूटने देंगे नहीं, तो वो उस नोजल को तोड़ देगी जहां से उसको निकलने का रास्ता, और वहां से सारी गैस निकल जाएगी। यू कैन ट्राई इट विद योर कोल्ड ड्रिंक बॉटल, राइट। आप धूप में रख दीजिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को, उसके कैप की कहीं से छोटी सी सील टूटेगी और सारा फिज निकल जाएगा। सो गैस बीइंग गैस, टेम्परेचर बढ़ते ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जहां मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री की जगह 15 डिग्री पूछ लिया, क्या वो अभी भी 22.4 लीटर्स रहेगा? नहीं, वो तो फैल गया भाई, वो तो और जगह घेरेगा। सिमिलरली प्रेशर क्या काम करता है, प्रेशर क्या काम करता है? प्रेशर लगाओगे तो गैस कंप्रेस होती है, गैस लिक्विफाई होती है, गैस का वॉल्यूम कम होता जाता है। तो कोई भी गैस अगर मैंने डिसॉल्व करनी है पानी में, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मैंने उसके अंदर जबरदस्ती डिसॉल्व करना है तो हाई प्रेशर से CO2 डाल के बॉटल बंद कर देते हैं कि बेटर है अंदर। जहां तुमने उसका प्रेशर रिलीज किया, कैप को खोल दिया, वहां क्या होगा, गैस बीइंग गैस, जो CO2 चुपचाप वाटर में पड़ी थी अब वो निकल के बाहर। यानी प्रेशर कम करोगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, फैल जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। कैन आई से टेम्परेचर बदलेंगे तो वॉल्यूम बदलेगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओगे जितना पिचकाते जाओगे वॉल्यूम गैस का उतना घटता जाएगा। सिरिंजेस वगैरह में भी आप अगर देखें तो यही चीज काम करती है। यानी टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप बदल रहे हैं, फिर नहीं आपका एवोगैड्रो लॉ लगता 22.4 लीटर्स वाला। यानी अब तक हर क्वेश्चन में मैं पूछ रही थी एट STP O2 का वॉल्यूम कितना होगा, तड़ाक से बिना पेन उठाए आप लोग दे रहे थे, मुझे तो सिर्फ रिवाइज ही कराना था, अभी तक कोई क्वेश्चन थोड़ी कराए ढंग से। अब आपको क्वेश्चंस में धीरे धीरे हम कंडीशंस बदलेंगे, ये स्कूल में आते हैं, कहीं ये मत सोचना स्कूल से ऊपर निकल गए हैं हम लोग। यानी किसी भी गैस के लिए एक लॉ है, आइडियल गैस बोलते हैं उस गैस को जो ये चीज फॉलो करती है। किसी भी गैस के लिए प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इट्स टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप गैस के इन तीनों पैरामीटर्स को जब ऐसे लेके आएंगे उसकी वैल्यू फिक्स होती है, आगे पढ़ेंगे वो किसके बराबर होती है, आएगा आगे के चैप्टर्स में। इसका मतलब क्या है, मान लो किसी गैस का प्रेशर है 2, वॉल्यूम है 5, मैं यूनिट्स पे नहीं जा रही, और टेम्परेचर है 10, इन तीनों का जो मैथमेटिकल आंसर होगा वो क्या होगा, 1। एक भी मैंने बदल दिया ना, बाकी भी बदलेंगे, मतलब ओवरऑल आंसर सेम रहेगा, लेकिन एक भी मैंने बदल दिया बाकी भी बदलेंगे। अब सपोज मैंने यहाँ 3 और 3 कर दिया, क्या आंसर सेम है? RHS LHS सेम ही है, तीनों बदल गए। एक भी तुमने बदला, बाकी दोनों भी बदले। कुछ भी लिख सकती थी मैं यहाँ पे 10/10, 100/100, कुछ भी। I tactically chose such thing, जहां मैं ये आपको दिखा सकूं। गैस का एक पैरामीटर आपने बदला, बाकी भी बदलेंगे टू मेक श्योर हर गैस PV/T should remain constant। हर गैस का PV/T should remain constant। ये एक लॉ है जो कहीं से लाके आपके सामने रख दिया। आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं इसको, आइडियल गैस। आप ये फिजिक्स में पढ़ेंगे KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो फिजिक्स में जब KTG आएगा वहां आप देखेंगे ये मिल जाएगा आपको, तो हम वहां से उठा के आपको दे रहे हैं। यानी किसी भी गैस का एट प्रेशर P1 V1/T1, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का, अगर मेरे को किसी गैस के ये तीनों पता है तो उसका कोई एक वेरिएबल मैं निकाल सकती हूँ, नए प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। आप सोच के देखिए, STP पर आपको प्रेशर पता है कितना, 1 बार, टेम्परेचर कितना है 273, कैपिटल T का मतलब केल्विन होता है, 0 डिग्री ना कर देना यहाँ पे, 0 है जी, पूरा इनफाइनाइट हो गया। कैपिटल T मतलब केल्विन, तो केल्विन में कितना लिखोगे 273.15, वॉल्यूम कितना तुमको पता है 22.4, तीनों पता है STP पे, तुमको पूछना मत, 1 तो दे ही नहीं रखे। STP दिया मतलब
तीनों दे रखी है। अब आपसे किसी गैस के डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे मैंने उसका वॉल्यूम पूछ लिया, तो आप इस तरह से करें। नोट दिस सो दैट आई शुड अप्लाई इट ऑन अ क्वेश्चन। ये याद रखिएगा, एसटीपी पे क्या समझाने की कोशिश की है मैंने, नोट करिए इसको। अब मेरे को ये लगाना है, तो आप इस कैटेगरी को अलग कैटेगरी का नाम दे दें, कोई जरूरी नहीं है, मैंने दिया है क्योंकि मेरे को याद हो कि मैंने एसटीपी वाले क्वेश्चंस कराते। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर चेंजेस एसटीपी पे नहीं हो रहे, वहां कैसे आप अटेंड करोगे वो मैंने आपको समझाया। तो ये क्वेश्चन पहले मैं पूरा करा लूं, फिर नोट करना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आई वांट कि पूरा फोकस यहां रहे, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। अगला, क्योंकि मुझे आपसे करवाना है, आपसे पूछा गया कितना वॉल्यूम O2 का रिक्वायर्ड है अगर अब के मेरी कंडीशंस ये हैं लैब में, नॉन एसटीपी कंडीशन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको टेम्परेचर 18 नहीं पुट करना, गलती नंबर 1 ये होगी। बैलेंसिंग तो मुझे पता नहीं करो, आप 18 पुट कर दोगे, आपको 273 ऐड करना है। कैपिटल टी का मतलब होता है केल्विन्स, और साथ में इतने मिलीमीटर एच। किसी को नहीं जम रहा है मिलीमीटर एच, उसको तो बार और एटमॉस्फेयर में लेना है। तो आपको पता है 1 बार में 760 है, तो 750 को डिवाइड करके 760 से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो बार्स में, बट आई सजेस्ट नॉट टू डू इट, क्योंकि आगे आप देखोगे यही कैलकुलेशन सेम मिलने वाली है। तो पहले लोड ही मत लो, दोनों साइड मिलीमीटर एचजीज है, दोनों साइड डिवाइड करोगे तो वही बात आने वाली है, इसलिए रुक जाना। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ KClO3। आज रिएक्शन मैं दे रही हूं, आज के बाद नहीं मिलेगा ये रिएक्शन, आपको खुद टेस्ट में आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज किया जाता है जस्ट थोड़ी सी हीट से, तो उससे KCl और O2 रिलीज होता है। और उसकी बैलेंसिंग आप चेक करेंगे। बैलेंसिंग में हम हमेशा आपको चेक करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क यही है। बैलेंसिंग एज्यूम करनी ठीक ही दी होगी। पूछा क्या गया है, 10 ग्राम KClO3। आपको अगर मैं कह दूं KClO3 का मास दे दूं, मोलर मास, आप फटाक से उसके मोल्स निकाल लोगे। बट कैन आई फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इक्वेशन इज बैलेंस्ड? आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। और इसमें एक चीज दिख रही है, 2 मोल KClO3 से कितना O2 प्रोड्यूस हो रहा है? 3 मोल। तो ये आपने बड़ी इजीली समझ भी लिया। 3 मोल का वॉल्यूम मतलब, मैं तो तड़ाक से आंसर दे देती अगर एसटीपी पे पूछा हो। एसटीपी पे 3 मोल्स का वॉल्यूम कितना है बच्चों? इतना। मुझे ये तो पता है, बट मेरे को क्या पूछ रहे हैं, जिस लैब में हम कर रहे हैं वहां एसटीपी नहीं है। अगर वहां एसटीपी नहीं है तो अब बताओ कितना वॉल्यूम। तो एसटीपी की तो तीनों चीजें आ गई तुम्हारे पास। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता है तुमको, प्रेशर पता है, और उस टेम्परेचर प्रेशर पर इसी गैस O2 का वॉल्यूम भी पता है, तो LHS तो पूरा ही आ गया। अब 10 ग्राम KClO3 में मोल्स कितने हैं मैंने निकालने चाहे इतने, क्योंकि मोलर मास मेरा 122.5 था। इतने मोल्स, तो यहां पर 2 मोल्स KClO3 से बच्चों कितनी ऑक्सीजन थी? इतने मोल से कितनी हो गई ये तो निकाल लेंगे, पिछले 3-4 क्वेश्चन में यही किया, मान के मैं चल रही हूं आगे आपको। तो 2 मोल से 3 मोल आते हैं, तो 0.08 मोल से कितने आते हैं ऑक्सीजन के मोल्स? आ गए। इतने मोल्स हैं, तो अगर आपने मेरे को एसटीपी पे पूछा होता तो मैं बड़े आराम से बता सकती थी 0.12 मोल्स का मतलब कितने लीटर से, और आपको आंसर देके चल पड़ती। इसको मल्टीप्लाई तो करना था मुझे, लेकिन पूछा क्या है? नॉन एसटीपी कंडीशन। तो यानी मेरे को नॉन एसटीपी पे ये वॉल्यूम रिपोर्ट करना है, एसटीपी पे मेरे पास आ गया। तो नॉन एसटीपी पे रिपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो P1 V1 बाय T1 तीनों पुट करने होंगे। एसटीपी का प्रेशर मैं कितना पुट कर रही हूं? 760। एसटीपी पे इसी गैस का वॉल्यूम कितना था? पुट कर दिया। 1 मोल का नहीं, जितना KClO3 दिया उसके हिसाब से जितनी ऑक्सीजन बनी उसका वॉल्यूम। और टेम्परेचर कितना? 0.15 को मैं इग्नोर कर रही हूं, आप भी कर सकते हैं, 273। अब नॉन एसटीपी कंडीशन का प्रेशर इस क्वेश्चन में 750 दिया है, मैंने लिखा 750। टेम्परेचर इस क्वेश्चन में 18 डिग्री दिया है, मैंने उसको कन्वर्ट किया 273 ऐड करके, और वॉल्यूम 291, चलिए 291 करिएगा, और वॉल्यूम निकालिएगा जो भी आता है वो। अब पूरा आप कर रहे हैं, यहाँ 291 कर दीजिएगा। दिस इज हाउ वी डू। और ये क्वेश्चन स्कूल पेपर्स का है, वहीं से उठा रहे हैं हम इन क्वेश्चंस को। अब आप करिए इसको। फर्स्ट सेकंड तो मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, बहुत इजी है, कर लेंगे। मैं क्वेश्चन 4th से पिक करना चाहूँ,
अब आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना, डीपीपी 6 जो आपको आज मिली है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। जानवी कहीं कोई इशू, पिछले वाले कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, अगर मैं स्पीड में नहीं उसको ले पाई तो हाँ वो आप घर पे कर लीजिए। तो डीपीपी 6 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़िए क्या कहता है। आप इसकी लैंग्वेज पढ़िए और फिर मैं उसको कन्वर्ट करती हूँ, व्हाट इज डिमांडेड फ्रॉम मी। पढ़िए सभी लोग, इस पे आइए। पिछले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाले हिस्से पे है तो रोक दीजिए, वरना चाहे तो उसे कंप्लीट करें, योर विश। कॉन्सेप्चुअल हिस्से पे मत रोकना। अब डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव पढ़िए और मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलती करती हूँ, कर सकती हूँ, पूरा चांस है। इसमें कहा गया है, अब सुनिएगा इसको सिंपल लैंग्वेज में। अप्रोच अब ये रखनी है कि ये अब आपका डीपीपी का क्वेश्चन है, स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, समझ लो। हाउ टू सॉल्व, इसकी अप्रोच क्या रखनी है, कॉन्सेप्ट अब सारे एक तरफ। अब अप्रोच पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कितना मास 60% सल्फ्यूरिक एसिड का रिक्वायर्ड होगा। अंडरस्टूड है 60% सोल्यूशन आई है H2SO4 की, लैब में पड़ी है, उस पर लेबल लगा है 60%। और जब किसी क्वेश्चन में क्लियरली ना दिया हो बाय मास है कि बाय वॉल्यूम है, वो लो जो क्वेश्चन में आपको जरूरत है बाय मास। अगर आप क्वेश्चन पढ़े समझिए तो आपको मास ही तो पूछा है, तो मतलब पक्का इसमें बाय मास दिया है। यानी सिर्फ इस बॉक्स को जो मैंने किया है, इस बॉक्स को आप समझ गए तो क्वेश्चन को समझ गए कि लैब में एक कंटेनर है जो कि 60% H2SO4 के नाम से रखा हुआ है। 60% H2SO4 का मतलब क्या है, पूरा 100 ग्राम उठा के मैंने डाल दिया तो कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गया, 60 ग्राम। 100 ग्राम पूरा बॉक्स उड़ेल दिया तब जाके 60 ग्राम बनता है। पूछा क्या गया है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चौक होती है, 50 ग्राम चौक को कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए मैं कितने ग्राम 60% H2SO4 सॉल्यूशन को डालूं। गलती नंबर 1 यहां क्या होगी, वो ये होगी 50 ग्राम चौक आपको याद हो गया, 0.5 मोल तड़क से निकाल लोगे। इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये भी अब आप लोग चेक कर लेंगे, इसमें आपको नहीं ट्रैप कर सकते, बैलेंस्ड है। तो आप कहोगे 1 मोल से 1 मोल को 1 ही मोल चाहिए, तो 0.5 मोल को 0.5 मोल चाहिए, यही होगा आंसर। और होना भी यही चीज, मोल कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन अगर मेरे को प्योर सल्फ्यूरिक एसिड पूछा होता तो मैं बोलती जी आधा मोल सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। आधे मोल का मतलब कितने ग्राम्स बच्चों, 49, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास होता है 98, तो 49 ग्राम आंसर टिका दोगे। लेकिन यहां क्या कहा है, जहां से आपको लैब असिस्टेंट से सल्फ्यूरिक एसिड लेके आना है ना, उसके डब्बे पे 60% लिखा है, आपको उसका कितना मास निकालना है ये अप्रोच होनी चाहिए, ना कि अब आपसे। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैं यही पूछ रही थी कि आधा मोल लगेगा H2SO4 का, 49 ग्राम आंसर, और आगे बढ़ दिए। क्वेश्चन नहीं वो पूछ रहे जो मैंने शुरू में कराया, मैंने शुरू में तो मोल कॉन्सेप्ट की स्टोइकियोमेट्री बताने की कोशिश करी। अब यही तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे क्या, जो सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास पड़ा है वो 60% है, अब बताओ इसका कितना मास दूं। तो परसेंटेज हम पढ़ के आए हैं, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से चलूं या कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं। मुझे पता है आधे मोल CaCO3 के लिए आधा मोल सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अगर मैं इस पूरे डब्बे को डाल देती तो 60 ग्राम H2SO4 प्रोवाइड हो जाता। अगर मैंने पूरा 100 ग्राम यूज कर लिया होता, मुझे कितना चाहिए, 49 चाहिए। तो कितना डालूं, सॉरी 163 नहीं हो सकता, 100 से नीचे आएगा, सो सॉरी 80s में आएगा समथिंग, वो आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रही। 81.6 80s में आना, इतना मुझे ध्यान है, दिख ही रहा है कहाँ पहुंचेगा आंसर। धीरे धीरे आप भी इस इंटेलिजेंट गेसिंग पे पहुंच जाएंगे, 80s के आसपास आना चाहिए, वो आप पकड़ लोगे स्लो स्लो। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रिप थी, एक ही चीज मेरे लिए परेशानी वाली थी, सल्फ्यूरिक एसिड 60% का डब्बा था, मैं उस डब्बे में से कितना सॉल्यूशन का मास डालूं। काश प्योर होता 49 ग्राम आंसर, पेन भी नहीं उठाना पड़ता आपको। क्लियर, इस क्वेश्चन को स्टेप्स को थोड़ा सा लिख लीजिए ट्रिक के लिए, अपने लिए सॉल्व मत करना पूरा। हाँ
कैसे? एक डब्बा लैब में पड़ा है जिसके ऊपर 60% का लेबल चिपका है। तुम एक जूस का डब्बा लाते हो और उसमें लिखा है इसके अंदर 200 किलो कैलोरी है, ठीक है, और वो जूस 100 ग्राम का डब्बा है। क्या मतलब है उसका? तुम 100 ग्राम जब पूरा पी लोगे तब उतनी कैलोरी तुम्हारी बॉडी में जाएगी। तुम्हें अलाउड है नहीं 200 किलो कैलोरी, नहीं 100 किलो कैलोरी अलाउड है। तुम उसका कितना लोगे? आधा। इसी तरह से लिखा है 20% प्रोटीन है इसके अंदर, राइट? एक चॉकलेट बार हम लाते हैं जिसपे 20% है। परसेंट का मतलब क्या है? 100 ग्राम चॉकलेट खाई तो 20 ग्राम। किसी को 40 ग्राम की जरूरत है, वो एक चॉकलेट खाएगा? नहीं, उसको 2 लेनी पड़ेगी। यही है 60% H2SO4 का मतलब क्या है? यही अप्रोच है। कैलकुलेट मास ऑफ 60% H2SO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। कितनी जरूरत होगी ऐसी सॉल्यूशन की? दैट्स इट। आगे क्वेश्चन नंबर 5 डीपीपी, आंसर इट। पेन ना उठाओ इसके लिए, पेन उठाया तो बोलना भी मत आंसर इसका। 5.6 लीटर्स है। 22.4 का आधा 11.2, 11.2 का आधा 5.6, यानी आधे का आधा मतलब 1/4, यानी क्लियर दिख रहा है ये 1/4 मोल्स है। तो ये भी कितना होगा? बैलेंस्ड है कि नहीं ये चेक करो। हाँ जी, इस पे कोई असर ही नहीं आना, बट फिर भी बैलेंस करना बच्चों, तुम्हें कई बार पता नहीं चलेगा। आई नो इट इज नॉट बैलेंस्ड, फिर भी मेरा आंसर सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो तुमसे दो चीजें रिलेट कराई उनके आगे वैसे भी कोई कोफिशिएंट आ नहीं रहा है, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां नहीं लग रहा इन दोनों पे, ये अपने आप बैलेंस्ड है। स्टिल एक तरीका होता है चेक का, हमेशा एक रूल बनाइए, बैलेंसिंग मुझे चेक करनी है, ठीक है? चलिए लाइए भाई 6th का आंसर। ये शायद पेन उठाना पड़े, आई एम वेटिंग। 56 लाओ। क्वेश्चन 6 डीपीपी का सब्जेक्टिव। मैंने इक्वेशन लिख दी, स्टीम, कई किसी को पता ना हो स्टीम क्या होती है इसलिए लिख दिया H2O। वाटर तो पता होता है, स्टीम कई बार भूल जाते हैं हमें क्या करना है, तो उनके लिए कि Fe3O4 गिवन है। सॉरी बच्चे, बदल जाएगा इससे सारा कुछ, आई एम सो सॉरी। करो, बनते दोनों है बट जो क्वेश्चन में गिवन है वो पकड़ेंगे। 4, तो यहां 4 कर दूं, इधर भी 4 कर दिया। अब चेक करो और आंसर दो क्विक। जिनका नहीं हुआ दे कैन स्टिक टू इट। अब निकालो जरा इसमें सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 17। आपको एक इक्वेशन ऐसी कुछ दे दी, अगर ध्यान दें, चेक मेरी एक स्टेटमेंट में गलती या व्हाटएवर जो भी कमेंट चाहे, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए Br नेगेटिव है, मैं NaBr लिख देती, एक ही बात थी, Na पे पॉजिटिव होता है, Br पे नेगेटिव होता है, आयन बन गया। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10 तक पढ़ा, एक एक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन क्लास 10th में ही ये भी बता रखा है, ये बात नॉन मेटल्स पे भी एप्लीकेबल है। एक रिएक्टिव नॉन मेटल एक कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। यहां पर Cl2 गैस बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड। यानी आप सॉल्यूशन लेके आए NaBr की, और उसको अगर आपने क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराया, Br को धक्का देके बाहर करेगा Cl2, और क्या बना लेगा? खुद NaCl, और दो Br बाहर निकलेंगे और उसको Br2 बनना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये सेम क्वेश्चन 12th के डीपीपी से इस साल मैंने उठा के 11th के डीपीपी में डाला है कि इनको अभी से एक्सपोजर देना चाहिए। 12th में ये क्वेश्चन क्यों दिक्कत देता है? इक्वेशन याद नहीं आती, हम सिर्फ लिख के देंगे NaBr विद Cl2, और फिर ये पूरा क्वेश्चन। आपको उस वक्त ये सोचना पड़ता है क्लास 12th में, Na भी नहीं देते तब तो ये स्पेक्टेटर आयंस हैं, अभी आएंगे 2-3 चैप्टर्स बाद आपको पता चलेगा जिस आयन की सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वो मात्र दर्शक है उस रिएक्शन में, स्पेक्टेटर है, वो कुछ नहीं काम कर रहा, तो वो आयंस हटा देते हैं रिएक्शंस को छोटा बनाने के लिए। इसीलिए मैंने Br नेगेटिव लिखा है, क्योंकि Na पहले भी Na पॉजिटिव था, Na बाद में भी Na पॉजिटिव है, बस उसने अपने साथ लगी हुई एनायन को बदला है। तो आपको NaBr ना देके मैं Br नेगेटिव दूं तो यू शुड नो, धैर्य बात नहीं, यू शुड नो अगर मैं Br नेगेटिव दे रही हूं इसका मतलब है NaBr KBr कुछ भी हो सकता है,
इस तरह से एक रिएक्शन है। क्लास 12th का मोटिव होगा ये रिएक्शन, क्लास 11th का मोटिव होगा कुछ और। अब इस रिएक्शन में आपको पूछा क्या गया है, पहले तो मैं बैलेंसिंग चेक करूंगी, सबसे पहली चीज आई थिंक बैलेंस्ड है, और उस बैलेंसिंग से मुझे पता चलता है 2 मोल ब्रोमाइड को पूरी तरह ब्रोमीन में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल क्लोरीन गैस चाहिए, हाँ या ना? आपने शब्द पकड़ने हैं, ब्रोमाइड बोला है मैंने, आइड 9th में पढ़ा के भेजा गया है। नेगेटिव साइन वालों के पीछे अक्सर आइड लगता है, ऑक्साइड, नाइट्राइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, अक्सर, सारों के नहीं बोल रही मैं। एनीवेज, सो यस, मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने पिंक कलर से। अब मैं अपने क्वेश्चन की डिमांड देखती हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है जो ब्रोमाइड आप दे रहे हो वो NaBr की सोल्यूशन दे रहे हो, वो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इन्फॉर्म किया हुआ। इस सॉल्यूशन का 50 ml लिया जो इसके ऊपर लेबल चिपका हुआ था, इतने मोलर। अब इसको पूरी तरह रिएक्ट कराने के लिए क्लोरीन के सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम डालो अगर उसके डब्बे पे ये लेबल लगाया था। मोलैरिटी के साथ स्टोइक्योमेट्री, द एंड ऑफ द टॉपिक। मतलब मैं अब अगली क्लासेस में लिमिटिंग रिएजेंट लाऊंगी, बट स्टोइक्योमेट्री का आखिरी क्वेश्चन यही होना चाहिए, आखिरी वैरायटी, मोलैरिटी एंड स्टोइक्योमेट्री को कंबाइन किया। अब मोलैरिटी को मैंने कंबाइन करके क्या कर दिया, तुम मेरे को सीधा साधा दे देते 2 मोल ब्रोमाइड के हैं, कितने मोल क्लोरीन गैस की चाहिए, तुमने पेन भी नहीं उठाना था, आंसर दे देना था। अगर मैं यहां देती कि बच्चों मैं 2 मोल ब्रोमाइड आयन की दे रही हूं, इतना बोलते तुम क्या कहते, 1 मोल चाहिए क्लोरीन गैस का, 2 के साथ 1। मैं आधा बोलती तो तुम्हारे पास जवाब था, मैं 0.2 मांगती तो तुम्हारे पास जवाब था। अब इतना पता लग गया हमको, करते करते कराते कराते बच्चे तो आंसर दे रहे हैं। ऐसे कैसे, थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, NaBr का 50 ml इतने मोलर का डाला, पहले निकालो उसमें मोल्स कितने थे, बस मोल्स निकालने का इनडायरेक्ट तरीका। अभी तक मोल्स कैसे निकाल रहे थे, इतने ग्राम दिया, मोलर मास से डिवाइड किया, 5.4 लीटर दिया तो तुमने तड़ाक से 1/4 बोल दिया। अब वही काम यहां करना है। अगर मैंने मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दिया है, दैट इज द रीजन मैंने टेस्ट पोस्टपोन किया। मेरे को मोलैरिटी वाली चीज बहुत क्लियर करनी थी, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लिया मैंने, क्योंकि मेरी स्टोइक्योमेट्री के फाइनल क्वेश्चन जो आने हैं वो फेल हो जाते। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या करते हो, मोल्स, फॉर्मूला सबको याद होगा, लेकिन यहां वॉल्यूम अभी किस में चला रखा है मैंने, मिलीलीटर में, तो मैंने यहां पर मिली मोल्स लिख दी। अगर मेरे को NaBr सॉल्यूशन का 50 ml इतने मोलर डाला है, क्या 3 मिली मोल्स, और सब बच्चों को पता है मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, तो ये इतने मिली मोल्स थे, वो यही क्वेश्चन किल कर दिया हमने, बस खत्म बात। 2 मोल के लिए 1 चाहिए, 3 मिली मोल्स के लिए कितना चाहिए, 1.5, आधा ही तो करना है, 2 का 1, उसके बजाय 3 का कितना, आधा, यानी भाई क्लोरीन गैस का मेरे को कितना मिली मोल्स चाहिए वो मुझे यहां पता लग रहा है, 1.5 मिली मोल्स। जब क्लोरीन गैस का नीडेड इज 1.5 मिली मोल्स, मोलैरिटी इज दिस, क्या मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूं, वेरी इजी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो अब आपको काम करना है, मैंने अपने तरीके से किया, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई तो करना है, और उसका आंसर कितना है मेरे को पता है, मेरे को 1.5 मिली मोल्स चाहिए। थोड़ी देर के लिए मिली को भूलते हैं, पहले बाकी चीजें लगाते हैं। मोलैरिटी कितनी दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है, और ये मिली मोल्स, वॉल्यूम कितना आया, काट कूट के 30। अब आप अगर देखें मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इधर भी वॉल्यूम मिलीलीटर में है, इधर भी मेरे पास मिली मोल्स है, सिर्फ डायरेक्टली मैंने आंसर कोट किया 30 ml। समझ आ रहा है मैंने क्या किया है। क्वेश्चन 23, अप्रोच खुद ढूंढना प्लीज, किसी की हेल्प मत लेना। स्ट्रेंथ का मतलब है मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, जो क्वेश्चन में चल रही है वही। स्ट्रेंथ का मतलब मोलैरिटी इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में चल ही वो रही। स्ट्रेंथ आपकी चॉइस होती है किस में देना है, या क्वेश्चन की चॉइस हो, ज्यादातर मोलैरिटी दी जाती है।
तक आप लोग पहुंच गए होंगे। 1 से 2 चाहिए तो 0.01 से 0.02 चाहिए पूरी तरह रिएक्ट कराने के लिए, बस फिर तो खत्म ही हो गई बात। मोल्स मिल गए मेरे को 0.02, वॉल्यूम दे रखा है 50 मिलीलीटर, बट जब मैं मोल्स की बात कर रही हूं तो वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, मिलीमोल्स की बात कर रही हूं तो वॉल्यूम होना चाहिए मिलीलीटर में। यहां मैंने पुट किए हैं मोल्स, तो यहां गलती से भी वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं चलने दे सकती, मोल्स के साथ हमेशा लीटर आएगा, मिलीमोल्स के साथ हमेशा मिलीलीटर आएगा। तो आंसर मोलैरिटी आई 0.4। इसी डीपीपी का ऑब्जेक्टिव इंटीजर टाइप, ये पिछले साल का जेई का क्वेश्चन है। अब आप खुद करें या मैं कराऊं चेक। मैंने इक्वेशन लिख दी आपके लिए, बस ये अभी लास्ट ईयर का ही है जेई का। ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए इसके, मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया 235 इसका मोलर मास है, तो पहले तो मुझे पता चल गया इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, इतने ग्राम AgI मेरे को प्रोड्यूस करना है मेरी फैक्ट्री में, और मेरे को कितना वॉल्यूम NaI का एक्सेस मैंने इसके लिए लिखा है प्लस के बाद, कितना वॉल्यूम लगा 20 ml। उस NaI सॉल्यूशन की मोलैरिटी का स्टिकर मिट गया था, मुझे ढूंढना है क्या है, मेरे को उसकी स्ट्रेंथ चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। तो अब यहां से मुझे एक चीज पता चल गई, कितने मोल्स हैं निकल जाएंगे, एक के साथ एक अगर बैलेंस्ड है तो इसके भी कितने मोल्स चाहिए होते हैं बैलेंसिंग के हिसाब से, जितने इसके उतने, तो इसके मोल्स कितने निकल आए मेरे पास, दिस मच मोल्स ऑफ NaI मस्ट हैव रिएक्टेड। मोल्स आ गए तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ गया, बस खत्म, आ गई मोलैरिटी। ठीक है एवरीवन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल उठा के मेरे को मेरे लैब असिस्टेंट ने दिया 500 मिलीग्राम, और पूछा अगर इसको पूरी तरह बर्न कर दूं, कंबस्ट कर दूं, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, फुल माने कंबस्ट माने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, आपने कुछ नहीं रोका, तो उससे इतने मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, बस ये बता दो इसमें कार्बन कितना है। तो इसकी अप्रोच जो आप सेकेंड लास्ट चैप्टर में जाके डायरेक्ट समझेंगे, लेकिन आज इसे समझना जरूरी है। आप सोचिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना, हर उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहते हैं जिसमें कार्बन है, और उसको जलने से बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो वुड है, चाहे वो कागज है, कुछ भी है, उसके कंबशन करने से दो ही चीजें बनती है, CO2 और H2। तो ये दो चीजें बनी होती। अब बैलेंसिंग का तो सवाल ही नहीं, मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड पता ही नहीं चीज क्या है। मुझसे क्या बताया गया, मुझे बताया क्या गया, 500 मिलीग्राम को जलाया तो 220 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी, बस इतना बता दो इसमें कार्बन कितनी % है, इंटीजर टाइप का लेटेस्ट, ये जो अभी अप्रैल में जेई हुआ है, ये उसका क्वेश्चन है। तो इसका मतलब सबसे पहले मेरे को पूछना ये है कि करूं क्या, अप्रोच परसेंटेज पूछी है जी कार्बन की, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कार्बन का मास कितना था डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर तो दे ही रखा है, इन 200, सिर्फ ये निकालना है इस 500 मिलीग्राम में कितना हिस्सा कार्बन का था, बस फिर तो डिवाइड कर ही लोगे। वो कैसे आएगा, आई नो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है सारा इससे आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का तो कोई और सोर्स नजर नहीं आ रहा। आप सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड, मैं नीचे नहीं लेके जा रही, मैं सीधे वर्बली यहां कराना चाह रही, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बना होता तो उसमें कार्बन कितना था, 12 ग्राम। मैंने जिस दिन मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया था सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो 44 कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, 12 ग्राम। 12 का 12 ग्राम किससे आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब अगर मैं यही लॉजिक लगाऊं, मेरे को पेन पेपर चाहिए हो, 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है, 12 ग्राम, पक्का ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कितना है, 12 ग्राम। अब 1 ग्राम होता तो कितना, ये तो यूनिटरी मेथड है, लेकिन कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 220 मिलीग्राम। तो मैंने यहां पर कंफ्यूजन ना हो आपको, तो मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया, यानी इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है। जब इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो पक्का वो सारा का सारा कार्बन उसका कितना होगा, 60 मिलीग्राम्स। अब ये 10⁻³ में आया क्योंकि मैं ग्राम में चला रही थी चीजों को, तो मुझे इतना तो पता चल गया 60 मिलीग्राम। ट्रस्ट में आधे से ज्यादा बच्चे इंटीजर टाइप में 60 टाइप करके आएंगे, टाइप करना होता है वहां आंसर, ऑनलाइन होता है ना विशा जी, आप 60 टाइप करके आओगे।
बहुत बच्चों से ये गलती होती है, यहीं पे आके एक्साइट हो जाते हैं, आ गया 60, पूरा इंटीजर आ गया, राउंड भी नहीं करना पड़ा। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन सबसे पहले जो रफ पेज दिए जाते हैं ना, उसमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चन काफियों ने तो ओरली कर दिया होगा, बस फटाफट फटाफट छोटे से स्पेस में भी कर देंगे आप। एक्चुअल चीज क्या लिखनी होती है, मेरे को इंटीजर टाइप क्वेश्चन में या ऐसे लेंथी क्वेश्चंस में पूछा गया है परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर ऊपर परसेंटेज ऑफ कार्बन के साथ आपने लिखा होगा ना एक्चुअल कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, you will end up here कि भैया 60 आंसर नहीं है, I should control myself, 60 is not the answer। आंसर क्या है? 12%। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल जो 500 मिलीग्राम का था, उसमें कार्बन कितना था? 60 मिलीग्राम। That's why percentage is 12। क्लियर है सबको? किसी क्वेश्चन में अचानक कभी भी आगे आने वाली केमिस्ट्री में भी आपसे एकदम से पूछ लिया जाए परसेंटेज यील्ड बताओ, परसेंटेज प्योरिटी बताओ, उसका मतलब क्या? आप लैब से या किसी शॉप से एक सैंपल खरीद के लाए चौक का, कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या 100% प्योर है? नहीं, वो 80% प्योर है। आपको कैसे पता चलता है प्योरिटी का? ये किसी भी चीज के लिए कभी भी यूज हो सकता है। इट डू नॉट बिलोंग टू एनी चैप्टर, इट बिलोंग टू जनरल साइंस। कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ उसका डिवाइडेड बाय कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप प्रोड्यूस हो इनटू 100। ऐसे हवा में समझ आएगा नहीं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगी, डायरेक्ट फिर पूछूंगी अगली क्लास में। कितना अमाउंट किस चीज का भाई पता नहीं, बस ये समझना है। मान लो मैंने आपको कहा ग्रेफाइट का एक सैंपल लेके आओ, आप मेरे पास ग्रेफाइट का 1 मोल लेके आते हो, मतलब तोल के 12 ग्राम। मैं आपसे पूछती हूँ कितने परसेंट प्योर है? पता नहीं। फिर मेरे को ये एज कैटलिस्ट कहीं इस्तेमाल करना है। एक इंडस्ट्री है जो कि आयरन एक्सट्रैक्शन की, जहां आयरन निकाला जाता है ओर से, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के तौर पे मेरे को चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कम ज्यादा डाल बैठूं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारे उस पूरे प्लांट में डिस्टर्बेंस होगी और उसकी नुकसान, और नुकसान का मतलब कॉस्ट बढ़ेगी। कॉमन मैन तक पहुंचाना है लोहा मेरे को सस्ता, मेरे को चाहिए भाई जो ग्रेफाइट तुम मेरे को दे रही हो उसकी प्योरिटी बताओ, उसमें गंदगी कितनी है, उसमें इम्प्योरिटी कितनी है। 100% तो कोई चीज नहीं है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, सैंपल में से हल्का सा निकालूंगी, उसको कंबस्ट करूंगी, देखूंगी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अगर तुमने मेरे को पूरा 1 मोल 12 ग्राम दिया होता, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बननी चाहिए थी? 44 ग्राम। मैंने उसका 1 मोल जला के देखा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आई? 38 ग्राम। 100% तो ग्रेफाइट नहीं था। क्या परसेंटेज प्योरिटी आई? उसका कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था कंबस्ट करने के बाद? 44। हुआ कितना है? 38। ये आप जब करेंगे ना, आप जब ये करेंगे यहां पर इनटू 100, ये देगा आपको परसेंटेज प्योरिटी कि जो ग्रेफाइट आपने देखा। आज मैंने 60% H2SO4 लिया था। अब आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी, वही सेम क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूंगी। H2SO4 की सॉल्यूशन का 81 ग्राम्स इस्तेमाल हुआ, बताओ उसकी परसेंटेज कितनी थी? आज सिर्फ इंट्रोड्यूस करके भेज रही हूं एक कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। बहुत लोगों को पता है, इसलिए वो शांति रखिएगा। अगर मैं आपको कहूं एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है जिसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट में शर्ट की बॉडी बनती है, एक पार्ट में शर्ट का कॉलर बनता है। जिस पार्ट में शर्ट की बॉडी बन रही है वो दिन की 100 बॉडीज बना के मुझको दे रहा है, और जिस पार्ट में कॉलर बन रहा है वो मेरे को 250 कॉलर दे रहा है बना के। नेट रिजल्ट कितना आया? कितनी शर्ट्स तैयार हुई एक दिन में? अब आपको मैं कहती हूं, जो तो कॉलर वाले सेक्शन में खड़ा हो रहा होगा उसी का ध्यान रख रहा होगा सुपरवाइजर, वो क्या कहेगा? मैंने 250 शर्ट निकाल दी अपनी तरफ से। अगर मैंने 250 कॉलर बना दिए तो मैंने 250 शर्ट का काम दे दिया। लेकिन जो शर्ट की फैक्ट्री में खड़ा है शर्ट की बॉडी में, वो क्या बोलेगा? 100 है। आज दोनों से आंसर फर्क हो जाएगा, लेकिन आंसर देना किससे चाहिए? शर्ट बॉडी से, जो कम बना है। डिसाइडर कौन होगा? जो कम है। जो कम है मतलब जो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा मतलब जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। डिसाइडर वो होना चाहिए।
अब मैं आपको कहूंगी बच्चों 4 ग्राम कार्बन 6 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करके कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कुछ तो कहेंगे 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम बनती है, तो 4 ग्राम कार्बन से इतनी बनेगी, दे दिया आंसर। कुछ कहेंगे नहीं 32 ग्राम ऑक्सीजन से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 6 ग्राम ऑक्सीजन से इतनी बनेगी। दोनों के आंसर अलग लगाएंगे, दोनों सही है भाई। कॉलर वाला कह रहा है 250 शर्ट बनी है और शर्ट की बॉडी वाला कह रहा है 100 बनी है, दोनों ही सही है अपने अपने दायरे में तो, लेकिन सही जवाब सिर्फ उसके पास है जो दोनों फैक्ट्री से बाहर निकल के खड़ा होकर देखेगा दोनों आउटपुट क्या दे रहे हैं। तो अगली क्लास में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्वेश्चंस की एकदम वैरायटी बदल जाएगी। अब मैं आपसे पूछूंगी 5 ग्राम बेंजीन और 30 ग्राम ऑक्सीजन, रिएक्शन पूरा होने पे व्हाट इज लेफ्ट। आप बोलोगे इसमें बेंजीन जरूरत से कम है, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, बेंजीन तो बिल्कुल नहीं बचेगा, शर्ट के बॉडी तो बिल्कुल नहीं बचेगी, वो पूरी रिएक्ट करके क्या बना लेगी, जो भी उसका प्रोडक्ट बनना है। लेकिन जो चीज एक्सेस में है, कॉलर कितने बचेंगे, 150 कॉलर बचेंगे, तो आप बोलोगे 100 शर्ट बनी और 150 कॉलर बचे, तब भी आप यही बोलोगे भाई बेंजीन पूरा यूज हो गया, इतना ऑक्सीजन बचा और इतना उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी पहले अब हर क्वेश्चन में आपको क्या देखना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। मैं ओरली चेक करना चाहूंगी, ये अगली क्लास की स्लाइड है, मैं आपसे राइट, ये एक रिएक्शन, अगर मैंने दोनों का एक एक मोल आपको दिया, एक मोल इसका दिया, एक मोल इसका दिया, रिएक्ट करने में कौन सा पहले खत्म होगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। बी पहले खत्म होगा, अच्छा मेरे एक्सप्रेशन से अब ए हो गया, थोड़ा और टेढ़ा दे दूं तो एक और रिएक्टेंट था नहीं, वरना वो भी दे देते। आराम से सोचो, जल्दी क्या है। 2A को रिएक्ट करने के लिए कितना बी चाहिए, एक A को रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए, 2 को 1 चाहिए, तो 1 को रिएक्ट करने के लिए हाफ नीडेड। ये एक पूरा रिएक्ट हो जाएगा, खत्म, एग्जॉस्टेड। जो खत्म हो गया वो क्या है, LR। LR माने लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्शन को लिमिट करने वाला ये है, रोकने वाला ये है, जो पहले खत्म हो गया। ये तो एक्सिस में था, आप और भी नहीं, दोनों 1-1 मोल थे। किसने डिसाइड किया एक्सिस में, स्टोइकियोमेट्री। भाई इसके 2 को पूरा रिएक्ट करने के लिए 1 चाहिए था, इसके A को पूरा रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए था, आधा, और वो आधा इसने यूज करके चला गया प्रोडक्ट बनाने, और पीछे ये क्या बचा, अनरिएक्टेड। तो आपको अब हर क्वेश्चन के अगली क्लास में 3 पार्ट देने होंगे। फर्स्ट, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, पहला पार्ट ये। दूसरा पार्ट, कौन सी चीज बचेगी और कितनी, ये बचेगा और कितना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी लेफ्ट अनरिएक्टेड, आप दोगे हाफ मोल। फिर आपसे तीसरा पूछा जाएगा सी कितना बना, किसी ने बी से दिया सी तो गया, कौन डिसाइड कर रहा है, शर्ट की बॉडी यानी ए। जो पहले खत्म हो रहा है आप प्रोडक्ट उससे बताएंगे, दूसरे से नहीं बताएंगे। अब आप सोच के देखिए, आज की स्टोइकियोमेट्री सारी जो मैंने कराई वहां ये जरूरत ही नहीं पड़ी, एक रिएक्टेंट देके एक प्रोडक्ट पूछ लिया। दूसरे के नीचे आप देखो मैंने हर बार एक्सेस लिखा है, जितना चाहिए उतना लो, उसको मैंने लिमिटिंग बनने ही नहीं दिया। अब स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन किसी को इस चैप्टर से पूछना है, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछना है किसी को, वो मोलैरिटी लगा देगा। मोलैरिटी में मोल, शोल, वॉल्यूम, एसटीपी सब आ गया आपका। वो मोलैरिटी लगा के स्टोइकियो का दे देगा। स्टोइकियो का देते वक्त वो क्या करेगा, वो करने वाले जो आपको अगर तंग करने का इरादा हो, इसकी भी मोलैरिटी की टर्म्स में दे देगा। इसकी सॉल्यूशन 2 मोलर मैंने लाई यहां पर 100 ml, इसकी सॉल्यूशन 0.1 मोलर मैं लाई 500 ml। बताओ इससे बनने वाले सी का वॉल्यूम क्या है, एसटीपी। मैंने पहले तो तुमसे यहां से मोल्स निकलवाए, फिर तुमसे यहां से मोल्स निकलवाए, और फिर तुम सोचोगे स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कौन सा एलआर है, एलआर से ही आंसर देना है। फिर एलआर से बोलोगे हाँ जी यहां पर एक गैस थी जिसके नंबर ऑफ मोल्स 2 बन रहे हैं, तो वॉल्यूम इसका 44.8 लीटर हो गया। आ गया पूरा चैप्टर चपेटे में, पूरा ले लिया मैंने। तो इस चैप्टर की खास बात, रेदर मैक्सिमम चैप्टर्स की खास बात क्या रहेगी, जो एंड में डीपीपीज और क्वेश्चंस होंगे पूछे वही जाएंगे, उसमें सारा चैप्टर समेट लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।